विपक्षी दल के नेता भी आप रहे हैं। आप प्रतिबद्ध हैं कि देश में ऐसे परिवहन ईंधन को प्रचलित किया जाए जो आयात का विकल्प हो, कम लागत का हो, देशी हो और प्रदूषण मुक्त हो। आपके मार्गदर्शन में परिवहन के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन बायो सीएनजी, बायो इथेनॉल और एलएनजी का प्रयोग किया गया। आप फ्लेक्स इंजन भी ला रहे हैं जो कि 100% इथेनॉल पर चलेंगे। आपने ऐसा पहला ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है जो बायो सीएनजी पर चलता है, जिससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आमदनी हो सके। विगत 7 वर्षों में आपकी निगरानी में 40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ और 60,000 किलोमीटर सड़कें वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। भारतमाला परियोजना के तहत आपके मार्गदर्शन में चल रही 22 विश्व स्तरीय एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है। बेहतरीन इंजीनियरिंग के उदाहरण बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स, इंडिया की पहली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नागपुर की मल्टी लेयर मेट्रो रेल कम फ्लाई ओवर सिस्टम और आने वाली हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी देश को श्री गडकरी जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान है। यही नहीं, 35 अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क, 50 इकोनॉमिक कॉरिडोर और 10 इंटर मॉडल स्टेशन भी आपके कार्यकाल में तैयार हो रहे हैं। आपने पहले पहल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी परिवर्तित करवाई, जिससे प्रदूषण के खिलाफ जंग में सहयोग मिला। फास्टैग नीति उपभोक्ताओं का टोल प्लाजा पर समय और ईंधन बचा रही है। आपके द्वारा की गई और निरंतर की जा रही पहल और प्रयासों की फेहरिस्त सचमुच बहुत बहुत लंबी है। अतः परिचय को मैं यहीं विराम देती हूं और आपसे अनुरोध करना चाहते हैं मार्गदर्शन के लिए, उत्प्रेरण के लिए। राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, मेरे सहयोगी आदरणीय गुलाब चंद जी, सीपीए के सचिव आदरणीय संयम लोढ़ा जी, उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम लोग स्वाधीनता की 75 साल में प्रवेश कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लोकतंत्र के तरफ पूरी दुनिया का एक प्रेरणा के रूप में एक ध्यान है। हमारा जो लोकतंत्र है वो 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक स्तंभ है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी, ये लोकतंत्र की आवश्यकता है। दूसरी जो हमारी स्तंभ है वो है एग्जीक्यूटिव विंग, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो प्रशासन को चलाते हैं, वो हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ जो है वो मीडिया है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फंडामेंटल राइट की बात आदरणीय जोशी जी कर रहे थे, उसको अगर इस देश में कायम रखना है तो वो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लोकतंत्र का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है। और चौथा जो पिलर है वो है हमारा संसदीय लोकतंत्र। हमारे सांसद, हमारे विधायक और हमारी विधानमंडल, विधायिका, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसके आधार पर यह लोकतंत्र खड़ा है। और स्वाभाविक रूप से ये कहना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये कारण क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ क्या है, ये एक बार हम सबको विचार करके सोचना होगा। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण है और इसलिए लोकतंत्र के माध्यम से समाज में जो सबसे आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन को सस्टेनेबल करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना
उसी से समाज का और राष्ट्र का निर्माण करना ये लोकतंत्र का मकसद है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। जो कानून लिखा जाता है वो लेटर है, वी नीड टू अंडरस्टैंड स्पिरिट। और ये लोकतंत्र का स्पिरिट समझकर आप जैसे प्रमुख लोग इस लोकतंत्र के भविष्य को आकार देते हैं, और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से समाज की, व्यक्तियों की, नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को हम लोग उसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसका ये प्रभावी माध्यम है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होगी, पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स? सत्ता कारण जो है, पावर पॉलिटिक्स है, दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सत्ता कारण का पर्याय शब्द है राजकारण, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। सोशल सर्विस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पर आजकल हमारे सौभाग्य से बोलो, दुर्भाग्य से बोलो, किसी को दोष देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, हम पॉलिटिक्स का अर्थ केवल सत्ता कारण समझते हैं। राजनीति का अर्थ है लोक राजनीति, बृहत्तर राजनीति, धर्म नीति, और स्वाभाविक रूप से इसका जो अर्थ है जो विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति और संपत्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, इसमें विचारधारा, फिलॉसफी श्रेष्ठ है। हम ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हम मंत्री बने, हम केवल इसलिए नहीं आए कि हमको पुलिस वाले सैल्यूट मारते रहे। हम इसलिए आए कि हम देश के भाग्य को बदलना चाहते हैं। हम देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से जनता को मुक्ति देना चाहते हैं। एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सर्विस के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, जो जो ऐसे फील्ड है जिसमें से समाज का कल्याण हो सकता है, उसमें हमें परिवर्तन करना है। जो अपेक्षाएं गुलाब जी ने और आदरणीय जोशी जी ने व्यक्त की है वो यही है, एक वाक्य में, कि उनका कहना यही है कि हमें गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। पक्ष अलग अलग हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात को मैं अक्सर याद रखता हूं कि बोलते मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभिन्नता हो सकती है पर मनभेद नहीं हो सकते। विचारधारा से दूसरे के विचारधाराओं का सम्मान करना ये लोकतंत्र का आस्था है, आत्मा है। अलग अलगता में एकता, यही हमारी विशेषता। हमारे विचार अलग होने के बाद भी लोकतंत्र के ऊपर, देश के विकास के ऊपर, गरीब के कल्याण के ऊपर तो मतभेद नहीं हो सकता। और इसलिए स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का आत्मा जो है वो क्या है, और लोकतंत्र में राजनीति का सही अर्थ क्या है जिसके लिए हम आए हैं, ये हमें सोचना होगा। दोष जनता को देकर नहीं चलेगा जी, हमें हमारे तरफ देखना होगा। हम जितने अच्छे होंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा। हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना लोकतंत्र अच्छा होगा। प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन से पार्टी के, कौन से विचारधारा के हैं। हमारी विचारधारा हमारे साथ है और उससे हम लॉयल रहना चाहिए। विचारधारा के साथ इसलिए लॉयल रहना चाहिए कि उस विचारधारा के आधार पर हम सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प हमने किया है। अलग अलग मार्ग है, कोई कहता है कि हम इस मार्ग से जाएंगे, कोई कहता है इस मार्ग से जाएंगे। उसको अधिकार है, जनता की अदालत में जो निर्णय करेगी कि कौन से मार्ग से हमको जाना है। और लोकतंत्र ने अधिकार जनता को दिया है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए, इस बात का आदरणीय जोशी जी और गुलाब जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, हम सब के ऊपर है। हम कैसा बर्ताव करते हैं, हमारा चाल चलन, व्यवहार और चरित्र कैसा है, इसी पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करेगा। क्या हमारे, मैं मानता हूं कि राजनीति में बहुत से कंस्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो चुनकर आना, और चुनकर आने के लिए मैं बहुत बार कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। अब ये तो है, पर इसमें भी अपनी बात को, अपनी विचारों को कायम रखते हुए लोगों की भी जीत, लोगों की भावना को जीत कर आगे जाना, दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। और लीडरशिप तो ये इंपॉर्टेंट होती है।
कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी सम्मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी प्रतिष्ठा मिलती है, तो कभी ऐसी भी स्थिति आती है। इट्स ए वे ऑफ लाइफ। मैं स्टूडेंट लीडर था, तो आप शायद जानते हो कि डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके मेरे मित्र थे, बहुत विद्वान थे, कांग्रेस के सांसद भी थे, और उनने इतनी डिग्रियां हासिल की थी, बहुत होशियार आदमी थे। तो एक दिन मुझे कह रहे थे कि मैं और वो जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खरोद में खड़े रहे, मैं 6 वोट से हार गया। तो मुझे उन्होंने कहा कि नितिन, तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे पार्टी को कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि उस समय हम डिपॉजिट जिसका जब्त नहीं होता था उसका सत्कार करते थे, मुझे हमको जीत लगती थी, क्योंकि आज जैसे दिन नहीं थे। तो बोला, आप एक काम करो, आप ये पार्टी छोड़ दो और तुम कांग्रेस में आओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। मैंने कहा, आपने मुझे कहा इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद जो भी होगा सो होगा। अब सवाल ये होता है कि अपनी मूलभूत बातों को हम छोड़े या ना छोड़ें। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी विचारधारा है, जो भी संगठन है और जिस पर इसका क्रम चलते हैं, उसके साथ हमारी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जीत हार होती है। मैं रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका एक किताब मैंने पढ़ा था उस समय, और रिचर्ड निक्सन के जीवन में वाटरगेट का कांड हुआ, और उसके बाद वॉशिंगटन में एक रिटायर्ड होने के बाद एक एरिया में रहने के लिए, तो लोगों ने कहा हमारे एरिया में आपको घर नहीं मिलेगा। उस समय उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, और वो जीवनी के लिखते हुए उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था, वो मैं बहुत जिंदगी में याद रखता हूँ। रिचर्ड निक्सन साहब ने लिखा था, द मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। आदमी लड़ाई में हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो हमें तो जीवन में लड़ना है, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी सत्ता होगी, कभी विपक्ष होगा। तो ये थोड़ी है कि सबने सत्ता पक्ष में रहने का काम करना है। अभी कभी कभी होता है कि हम बहुत सालों तक विपक्ष में काम करते हैं, तो सत्ता पक्ष में जाके विपक्ष जैसा ही बर्ताव करते हैं और जो बहुत साल विपक्ष में सत्ता पक्ष में रहते हैं, वो विपक्ष में जाते हैं तो वो सत्ता पक्ष का जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि हर साल वो अनेक सालों तक वो करते रहते हैं। इट्स ए गेम। लोकतंत्र में चलता रहने वाला है, और इसलिए इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर कोई है तो हम हैं। हम अच्छे होंगे तो लोकतंत्र अच्छा होगा, और हम अगर बुरा करेंगे, गलत सोचेंगे, तो लोकतंत्र बुरा होगा। हमें ये सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी की हमारी लोकतंत्र में बात की गई है, जिसके बाद जोशी जी कर रहे थे कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। तो हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि कौन सा काम राज्य करेगा, कौन सा काम केंद्र करेगा, और कौन से काम दोनों करेंगे। दोनों काम जो करेंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और जो राज्य के कानून बनाने के काम करने का अधिकार है वो स्टेट लिस्ट में है, और जो सेंट्रल लिस्ट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसने कौन से कानून बनाना, उसकी लिस्ट बनाई गई है। संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमें हमारा काम दिया हुआ है। और हमने ये कहा है कि सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। कोई भी पार्टी नहीं, सभी यही कहते हैं। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को हम नहीं स्वीकार करेंगे। व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। पर ये बात करते समय जब राजनीति करते तो ये बिरादरी, वो बिरादरी, वो बिरादरी होता है, प्रॉब्लम आता है। मैं भी सांसद हूँ, मैंने तय किया कि जात पात नहीं करना, तो मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम आएगा। लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारा, तो मैं भी इस साल 3.5 लाख वोटों से जीता हूँ, और वो सीट बहुत मुश्किल थी, मुझे सबने कहा यहाँ से लड़ना ही नहीं, तो मैं जीत करके लड़ा था। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छाई को पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं। मैं आपको सही में बताता हूँ, ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ बिजनेस, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ पॉलिटिक्स, इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ सोशल वर्क। जो आप अच्छे भाव से काम करोगे वो आपका सबसे बड़ा कैपिटल बनेगा, आप कोई भी पार्टी में हो।
और लोकतंत्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और कमिटमेंट ये हमारा आत्मा है। और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी राज्य का एक घटक होने के नाते मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट इस मिशन में क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन बी कंट्रीब्यूट फॉर दैट। मुझे मालूम है कि बहुत बार समस्या आने के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था, वो कहते थे इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में एक कहते थे कि जितने व्यक्ति है उतने प्रश्न हैं। और उस बात में वो आगे ये कहते थे कि भाई कम से कम इतना तो तय करे कि मैं इस देश के लिए समस्या नहीं रहूं। मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं कि मैं समस्या नहीं रहूंगा, मैं कानून का पालन करूंगा, मैं अच्छे ढंग से चलने की कोशिश करूंगा। अगर एक एक व्यक्ति ने यही तय किया कि मैं देश के लिए समस्या नहीं रहूंगा, मैं देश के लिए एसेट रहूंगा, तो देश बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इतने आसान है कि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों में मतभिन्नताएं होती है, कार्यक्रम अलग होते हैं, विचारधारा अलग होती है, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लोकतंत्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लोकतंत्र की आस्था के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, उसके साथ हमने इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ कि मैं मंत्री बनाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा समय कम है। ये मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं पहले बार स्कूल के टीचर मुझे बहुत डांटते थे क्योंकि मैं पहली बॉल से ही 4 या 6 मारने के लिए बैटिंग करता। मेरे जो भी प्लेयर भी वही है, मैं वेस्ट इंडीज़ के उस समय प्लेयर थे, ग्रिफिथ था, रिचर्ड्स थे, लॉयड थे। तो मैं एक बार क्रिकेट में सुनील गावस्कर भी मेरे मित्र है, सचिन तेंदुलकर भी है। तो मुझे लगा कि ये जो ताकत होनी चाहिए तो ही क्रिकेट होता है। तो मैंने एक बार सचिन तेंदुलकर को कहा, सचिन इधर आओ, मेरे बाजू में खड़े रहो। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर मेरे इतना ही है। तो मैंने कहा तुम इतने छक्के मारते हो, स्ट्रोक मारते हो, तुम्हारे हाथ में तो कोई ताकत ही नहीं है। बोले नितिन जी, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये एक स्किल्ड है। मैंने सुनील गावस्कर को भी देखा तो उससे भी वो था, यानी बहुत ही, यानी जोशी जी से भी 1 इंच कम होगा, छोटा। तो वो ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े बॉलर 6-6 फुट के ऊंचे दौड़ते दूर से आते थे और सुनील गावस्कर छक्का मारता था। तब मैंने उसको भी पूछा, सुनील जी ये कैसे क्या है? बोले नितिन ये गेम स्किल्ड का है, तो राजनीति भी ये स्किल्ड है। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे। मैं उनका बहुत प्रशंसक रहा हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो मैंने कहा कि दुख और समाधान मानने पे होता है। मैं बहुत सुखी हूँ। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यार तुम रोज रात को, मैं खाने का शौकीन हूँ, कभी ये खाता हूँ, कभी मैं अभी आजकल खुद शेफ का काम सीखता हूँ, कभी अलग अलग मेरे शौक है, सोशल वर्क करता हूँ, काफ़ी मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। तो बोले आप बहुत खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है,
जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, इसके ऊपर खुशी जताता है, वो समाधान पाता है। तो आप जिस पर है उसमें खुश रहो और वनडे क्रिकेट जैसे खेलते रहो। आओ क्रॉस बैट मारी तो भी चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है स्किल्ड यूज करते हुए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइफ इज ए बहुत संघर्ष है। लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में, इट इज ए गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शन, लिमिटेशंस सब है। पर इन समस्याओं पर मात करके यशस्वी लीडर होना, यही तो आपकी परीक्षा है। देखो, यशस्वी नेतृत्व, सक्सेसफुल लीडरशिप में क्या होता है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाना, समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना, हमारी वैचारिक मतभिन्नता होने के बाद में भी इस राष्ट्र को आगे लेके जाना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करके उनको सस्टेनेबल सुसह्य जीवन देना, ये निश्चित रूप से हम सब की कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और हम सब का आत्मा विचार यही है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र, मेरी धारणा यह है कि इसमें सबसे कमजोर व्यक्ति और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को समान अवसर मिले। मैं मंत्री था तो एक बार ये साइकिल रिक्शा चलाते थे, तो मैं बचपन में मेरी माँ के साथ जब स्टेशन पे जाता था, नागपुर में तो एक चढ़ाव आता था, तो रिक्शा बेचारा उतर के हमको खींचता था। तो मुझे अच्छा लगा, मैं तुरंत उतर के 4-4 लोग साइकिल रिक्शा में बैठते थे। मुझे बड़ा दुख होता था। फिर मैंने कहा कि ये साइकिल रिक्शा को मैं मंत्री बना ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने तय किया कि मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा आएगा। ये रिक्शा नहीं होगा देश में, 1 करोड़ लोग चलाते हैं। फिर मैंने कहा इसका कानून बनाओ, तो कोर्ट में चले गए लोग। कोर्ट कहा कि तुम बना नहीं सकते, तो मैंने उनको अलाउ किया था कि इस कंपनी का एक्सल होगा, इसका चक्का होगा। तो उन्होंने बोला ये तो नहीं होगा, ये कोड तुम्हारे स्टैंडर्ड में नहीं बैठेगा। तो मैंने एक दिन अटॉर्नी जनरल को कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में मैं आता हूँ बात करने के लिए। बोला ऐसी प्रथा नहीं है। तो बोला आप, मैं कह रहा हूँ वो बात कोर्ट को कहो कि इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साइकिल रिक्शा चलाते चलाते बेचारे, मुझे मुलायम सिंह यादव एक बार कह रहे थे पार्लियामेंट में कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को खींचता है, ये शोषण है। तो बाद में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी वो दिन इस देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। तो मैं गया तो कोर्ट ने स्टे दे दिया, बोला ये नहीं कर सकते, ये ISI का माल, ये वो कंपनी का मटेरियल, ये उस। तो अगर मैं मतलब पूरा स्टैंडर्ड्स को, तो रिक्शा 2 लाख रुपए का होगा, और ये अगर बाजार के पार्ट लाएगा तो 80,000 रुपये का होगा, 1 लाख का होगा। तो मैंने कहा, खूब लड़ाई हुई, आखिर मैं जीत गया। तो मैंने कहा कि ये स्टैंडर्ड, अगर ये एक बजाज कंपनी का चक्का और हीरो का पैडल अगर वो साइकिल रिक्शा वाला यूज़ करता है तो करने दो। तो मुझे वकील ने पूछा ये गलत नहीं है? गलत है। एज फार एज स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट कि ये गलत है। पर जो गरीब आदमी है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, जो रोज 200 रुपये कमा के कह रहा, उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़ेगा तो महात्मा गांधी जी ने कहा 10 बार तोड़ो। तो मैं समझते हुए भी उस गरीब व्यक्ति को सस्ते में मिले, इसलिए ये कानून भी करना चाहता हूं और ये बाजार के पार्ट यूज करने की अनुमति भी देता हूं। अब शायद मैंने गलत किया, सही किया, क्योंकि कंपनी वाले बड़े बड़े नाराज हो गए कि हमारे पार्ट का डुप्लीकेट यूज करके लोग बना रहे। मैंने कहा भाई गरीब आदमी का फायदा है ना, तो आप उसका विरोध मत करो। तो गरीब का कल्याण जो है ये हमारे जीवन का मकसद है, और ये अगर हमको करना है तो मैं आपको 3 बातें जो है वो जो आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश का जो GDP है टोटल, उसमें 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 52 से 56% सर्विस सेक्टर से है, और करीब 12 से 14% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से है। अब मुझे बताइए कि महात्मा गांधी जब कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, तब 85% पॉपुलेशन, जनसंख्या हमारी गांवों में बसती थी। आज 30% माइग्रेशन हुआ है, लोग शहरों में आए। जयपुर की आबादी बढ़ रही, मुंबई की बढ़ रही, पुणे की बढ़ रही, नागपुर की बढ़ रही, दिल्ली की बढ़ रही, गांवों की कम हो रही है। ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग शहरों में क्यों आ रहे हैं? वहां की झुकी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या खुशी से आ रहे हैं?
गांव में जाने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। स्कूल की हालत ऐसी है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बिल्डिंग है नहीं, दोनों है तो विद्यार्थी नहीं, तीनों है तो पढ़ाई नहीं। मैं कोई राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अस्पताल की हालत ऐसी होती है कि ये कभी डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के जाए, ऐसे अस्पताल बने हुए। कल मैं एक वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मैंने, तो मैं उनको देख रहा था। हमारे गांव में मैं खेती का देखता हूँ, खेती है हमारे यहाँ। तो हमारे जब भैंस गर्म हो जाती थी तो डॉक्टर गांव में नहीं रहता था, डॉक्टर गांव में आता था तो भैंस गर्म नहीं होती थी। आखिर डेयरी पूरी बंद हो गई चले गए, क्योंकि इसका टाइमिंग है कभी नहीं मिला। तो गांव में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। क्या हम वहां की इकोनॉमी को बदल सकते हैं? मैं विश्वास के साथ बताता हूं, बदल सकते हैं। और इस इकोनॉमी को बदलने के लिए सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो आपको शायद राजस्थान की, महाराष्ट्र की, गुजरात की सबसे बड़ी समस्या कोई है तो पानी की समस्या है। पानी, देखो, पानी की समस्या देश की नहीं है। पानी की समस्या राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की समस्या ने। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था और मुझे याद है उस समय आपके सिंचाई मंत्री आते थे तो मैं सब मुख्यमंत्रियों को कहता था पहले कि दरवाज़ा बंद करो, और तुम जब तक झगड़ा नहीं मिटाते तब तक मैं दरवाज़ा खोलता नहीं। तुमको अभी निर्णय करना ही पड़ेगा। ये क्या, क्यों झगड़ा कर रहे हो? उस समय 13 झगड़े 1970 से पड़े थे, मैंने करीब 11 झगड़े मिटा दिए। राजस्थान को पानी नहीं मिलता था यमुना का, उधर उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, वहाँ का पानी यहाँ तक आने तक उन्हीं के झगड़े होते थे। काफ़ी करीब निपट गए। मुझे आश्चर्य लगा, पंजाब और हरियाणा में विवाद था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 3 नदियां भारत को मिली, 3 पाकिस्तान को मिली, और आज भी हमारे अधिकार के जो पानी है 3 नदियों में वो हम पाकिस्तान में जा रहा है, वो हम उठा नहीं पा रहे। पर हमारे राज्यों में, पंजाब और हरियाणा में पानी के लिए झगड़ा है। झगड़ा ये नहीं हो रहा है कि भाई हमारा पानी उधर का जा रहा है, अधिकार का वो लाओ और हमको सिंचाई बढ़ाओ। मुझे याद नहीं, अभी मैं भूल गया हूं, पर आपका राजस्थान में वो कैनाल आता है, शायद इंदिरा कैनाल आता है, हाँ, तो उसको केवल लाइनिंग करना था। उस समय मैंने 2500 करोड़ उसको मंजूर किए थे, वो कितना हुआ मुझे मालूम नहीं, पर वो पूरा होने के बाद राजस्थान के 8 जिलों को पानी मिलता था। केवल जो पानी जो जमीन में जाता था वो केवल लाइनिंग करने से 8 जिलों को पानी मिलता था। आज पानी की कमी हमारी है, और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ। मैं एक NGO में काम करता हूँ कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और ये वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत ही आसान है। आपने अगर आपके यहाँ जितना बरसात आती पानी वहीं के भी अगर कर दिया तो शायद आप में से कुछ विज्ञान के शायद पदवीधर होंगे। एक जियोलॉजी करके सब्जेक्ट है, जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरोलॉजी और क्रिस्टोग्राफी। तो जो रॉक, तो राजस्थान में आप तो माहिर हैं, आपके यहाँ रॉक ही रॉक है। यह रॉक के बारे में एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लिट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। तो हम जमीन में कुछ रॉक ऐसे कि जो पानी पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया, NHAI के रोड बना रहा, और मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मैं फुकट में करने के लिए तैयार हूँ, आप इसको जरूर करिए। मैंने महाराष्ट्र में हमने कर दिया, हजारों लाखों गाँवों को पानी मिल गया, लोगों को पानी मिल गया, सिंचाई बढ़ गई। तो हम जब रोड का काम करते हैं तो नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण करते हैं, और जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा नहीं लगता रॉक में, तुम नीचे जाते हैं। और ब्रिज कम बंधारे बनाए हमने। वो लातूर में ट्रेन से पानी आया था, वहाँ 3 ब्रिज कम बंधारे बनाए। अब उसमें कोई अभी भविष्य में गाड़ी से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ हमारे अकोला में उनको 4 तालाब बना के दिए। मैंने अपने जेब से, हमने पैसे नहीं खर्चा किए। रोड बना रहा था नेशनल हाईवे, उसको मिट्टी चाहिए थी। वाइस चांसलर को मैंने बोला कि मैं फुकट में तुमको तालाब बना देता हूँ, तुम फुकट में मिट्टी दे दो।
और 4 तालाब बना दिया। वेटरनरी यूनिवर्सिटी को वही अकोला जिले में 1 तालाब बना दिया। 2500 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। तो आज जब बरसात में पानी आता है तो बाढ़ के कारण हमारा नुकसान होता है, और जब मार्च अप्रैल मई में हमें पीने के लिए पानी नहीं रहता। तो मेरा आपसे पहला अनुरोध है कि आप सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आपने पानी की समस्या को सुलझा है, मुझे मालूम नहीं आपका इरिगेशन कितना है टोटल ज़मीन के, शायद 18 से 22% होगा। जब तक महाराष्ट्र में भी वही है, जब तक हमारा इरिगेशन 50% के ऊपर नहीं जाता तब तक ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा, गांव समृद्ध संपन्न नहीं बन पाएंगे। जब तक किसान को पानी नहीं मिलेगा तब तक देश की तस्वीर नहीं बदल सकती। और इस देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। मैं उस समय वाटर रिसोर्स मंत्री पोलावरम करके आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ का डैम बना रहा हूं, काफी पूरा हो गया। वो डैम के बाद 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। अगर वो पानी रोककर मैंने 2 योजना तैयार की थी कि गोदावरी का जो पानी है वो कावेरी, ये कृष्णा को, कृष्णा का पेनार को, पेनार का कावेरी को, और कावेरी से टेल एंड ऑफ तमिलनाडु तक ले जाने का, ताकि कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और मैं आपको बिल्कुल नम्रतापूर्वक कहता हूं कि आप सबसे पहले प्रायोरिटी अपने मतदार क्षेत्र में, अपने तालुका प्लेस पर, अपने जिले में अगर पानी की तरफ देंगे तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं किसान होने के नाते मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज हमारे देश में शुगर सरप्लस है। ब्राज़ील में शुगर का भाव 23 रुपये किलो है और हमारे देश में हमारा शुगर का भाव 33 रुपये किलो है, 34 रुपये किलो है। तो कहाँ से शुगर हमारे सरप्लस पड़ी है? 310 लाख टन शुगर की हमारी ज़रूरत है, हमारे यहाँ होती है, और 240 लाख टन केवल शुगर हमको लगती है। शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, चावल 350 लाख क्विंटल हमारे गोडाउन में पड़ा है, गेहूं सरप्लस। तो आपको क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा, इसका डिमांड एंड सप्लाई के साथ संबंध है। तेल बिया और दाल बिया दोनों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, और ग्लोबल इकोनॉमी में देखना होगा। हमारे यहाँ शरद जोशी करके शेतकरी संगठन के नेता थे, बहुत अच्छे विचारक थे। वो कहते थे कि हर साल देखो कि वर्ल्ड में क्या शॉर्ट है, क्या सरप्लस है, डिमांड एंड सप्लाई का रेशो कैसा है। अब जिसका फुल सप्लाई हो गया, गोडाउन में रखने के लिए जगह ही नहीं, वो चीज़ अगर आप तैयार करोगे तो क्या होगा। मैं थोड़ा सा किसानों के हित में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातों को थोड़ा देखते रहता हूँ। बीच में सोयाबीन की प्राइस MSP थी 3800 और हम लोग तेल इंपोर्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाओ। अब सोयाबीन की कीमत 12,000 रुपये क्विंटल पे गई। सरसों, सोयाबीन, फल्ली, हमारा सब अभी क्रॉप्स की कीमतें। तो आप अभी राजस्थान में आप तेल बिया जितनी लगाओगे उतना किसान का भी फायदा होगा, और किसान को यह समझाना होगा कि अभी 60% तेल, 1,30,000 करोड़ रुपए इस देश के केवल तेल इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमें स्वयं पूर्ण बनाना है तेल में, और इसलिए साखर शुगर के बजाय अब हमने कहा इथेनॉल बनाओ। मैं 2009 से बोल रहा हूं कि इस देश का किसान हवाई ईंधन बना सकता है, इस देश का किसान गाड़ियां चला। अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने मोटरसाइकिल, स्कूटर सब इथेनॉल पे चलाने के लिए शुरुआत कर दी, और फ्लेक्स इंजन की पॉलिसी ला रहा हूं। अब आपकी गाड़ी पेट्रोल की होगी, ऑटो रिक्शा पेट्रोल का होगा, स्कूटर पेट्रोल की होगी, तो आपके साथ चॉइस होगा कि 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो। ये अमेरिका में, ब्राजील में और कनाडा में है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो पूरे यहाँ के किसानों का ये गेहूं चावल तैयार करने के बजाय पेट्रोल डीजल तैयार करो। मैंने मेरा खुद का ट्रैक्टर CNG पे कन्वर्ट किया, और ये 1.25 लाख रुपए मेरी बचत है साल की। अगर एक किसान के अगर 1.25 लाख बच जाएंगे तो उसकी हालत सुधर जाएगी। तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि लोकतंत्र में स्थानिक छोटे छोटे लेवल पर आपकी ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, ये बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं उस समय महाराष्ट्र में मंत्री था और वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया था, तब सुंदरलाल पटवा ग्रामीण विकास मंत्री थे। तब मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि ये नीति हम गांव को कैसे करें। मैंने बोला ये योजना बन सकती है। जब मैंने बनाकर उनको प्रेजेंटेशन दिया तो नीति आयोग के लोग आए और बोले वाजपेयी जी, प्रधानमंत्री जी,
ये हमारा अधिकार नहीं है, हमारा मैंडेट नहीं है, दिस इज स्टेट सब्जेक्ट। 2 बार मैं कहता था और हर बार वो उनको वाजपेयी जी को बोलते थे कि स्टेट सब्जेक्ट है, तो मेरे से रहा नहीं गया। एक दिन वाजपेयी जी ने मुझे पूछा ये होता क्यों नहीं, तो मैंने कहा अटल जी मैं थोड़ी देश का प्रधानमंत्री हूँ, आप बताओ ये क्यों नहीं होता। तो मैंने कहा इसलिए नहीं होता कि आपको दबा के कहना पड़ेगा, आप देश के भाग्य बताओ ये कौन है, राज्य आपके दिमाग से चलेगा, इनके दिमाग से नहीं चलेगा। आप बोलो कि मुझे ये करना है तो हो जाएगा। बोले अटल जी बोले मैं कहूँगा, और तुरंत उन्होंने कहा कि ये योजना बनाना है, बाकी बातें मुझे मत बताओ। तो बोले पैसा नहीं है। तुरंत फिर वाजपेयी जी ने मेरे पास देखा, मैंने बोला पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया सेस लगा दो तो पैसा आ जाएगा। जो CRF का फंड है जिसके लिए आप में बहुत झगड़ा होता है ये मेरे को दो, तो वो पेट्रोल डीजल का पैसा है, वो निश्चित होता है। तुम्हारे राज्य में कितना पेट्रोल डीजल खरीदते उसके ऊपर वो फंड निकलता है। तो मैंने कहा इसको 1 रुपया लगा दो, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दो। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने और नाबार्ड के चेयरमैन ने बताया, और लोकतंत्र में हम तो सबके कल्याणकारी राज्य में उनके लिए जिम्मेदार है। तो रिपोर्ट में बताया कि अगर गांव में रास्ते केवल बन जाएंगे तो इस देश का GDP 1,10,000 करोड़ से बढ़ेगा। दूध शहरों तक जाएगा, फल फूल सब्जियां जाएगी। अब मुझे बताइए, हमारे गांव में स्वाधीनता के बाद आज भी अनेक गांव में रोड नहीं है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का एक वाक्य मेरे ऑफिस में मैंने लिख के रखा है। जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। तो आज स्वाभाविक रूप से आपके मतदार क्षेत्र में जब रोड बनेंगे तो मैं आपको बताऊं तो रोड और पानी 2 से तस्वीर बदल जाएगी। और आज मैं मानता हूं कि सबकी यही धारणा होती है कि ये रोड बना दो, ये ब्रिज बना दो, क्योंकि उसके मन में आस्था होती है। मैं एक रोड बना रहा हूँ अभी, वो इटावा से चंबल एक्सप्रेस हाईवे, मैंने गहलोत साहब से भी बात की थी, और राजस्थान में कोटा तक आया। मुझे थोड़ा आप क्या कि जागरूक भी मालूम नहीं है ज़्यादा, वो कोटा तक आता है। तो पूरा चंबल किस लिए प्रसिद्ध है आपको मालूम है? तो मैंने शिवराज जी को कहा कि मैं हाईवे बना देता हूँ, लैंड पड़ी है 90% फुकट, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं एक्विजिशन की, तो रोड बना दूंगा एक्सप्रेस हाईवे। अभी उसका काम कर रहे हैं, जो कोटा तक आएगा और मुंबई दिल्ली हाईवे को मिल जाएगा। तो मैंने कहा शिवराज जी आप एक काम करो कि आप दिल्ली से 4 घंटे पर है, तो आप डिक्लेयर कर दो कि दिल्ली से जो भी इंडस्ट्री यहाँ डालेगा उसको ज़मीन मुफ्त में देंगे। बोले मुफ्त में? मतलब तुम्हारा घर का चारा क्या, तो पुकट पड़ी वेस्ट लैंड पड़ी है, दे दो, इंडस्ट्री आएगी, रेवेन्यू मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वहाँ की प्रगति और विकास हो जाएगा। तो आखिर कोई क्यों आएगा यहाँ? कोई ना कोई उसको इंसेंटिव मिलेगा तो ही आएगा। तो आज ऐसी स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में हमको विकास करने की विजन बनानी पड़ेगी। पहली विजन राज्य की होगी, दूसरी विजन रीजन्स की होगी, तीसरी विजन जो होगी डिस्ट्रिक्ट की होगी, चौथी विजन तालुका की होगी, और 5वीं विजन जो है मतदार क्षेत्र की आपकी होगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है, पर दृष्टि दान करना बहुत कठिन है। और विकास की अप्रोप्रिएट दृष्टि आप ही देंगे तो आपके क्षेत्र को मिलने वाली है, और इससे पूरा परिवर्तन होगा। तो मेरी एक ही आपसे अनुरोध है कि संसदीय लोकतंत्र में आप बहुत सी बातें बताने लायक समय की कमी है, पर आपके मतदार क्षेत्र को यूनिट मानकर आप बाकी बातें सोचो, बाकी मत सोचो कि मेरे मतदार क्षेत्र को मैं रोजगार कितने तैयार करूंगा। अभी मैंने तय किया है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैंने अभी तक 56,000 लोगों को रोजगार दिया है, लिस्ट है नामों की, और मैं अगले 3 साल में 1 लाख लोगों को पूरा करूंगा। तो नेचुरली जिसके 2 होठ तो होते हैं, कोई भी जात का हो, मुझे ठप्पा मारेगा क्योंकि उसको नौकरी मिलेगी तो देने वाला है। देखो पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स में देखिए 2 प्रकार का, नेशनल पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स। वैसे पॉलिटिक्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट। हर आदमी कुछ चाहता है, वो बोलता है उसके बेटे को नौकरी चाहिए, उसके नल को पानी चाहिए, उसका टैक्स कम करके चाहिए, छोटी छोटी समस्या है। ये जो पूरा करेगा बोलती है नेता अच्छा है, रात को आया, फोन कराया और मेरा काम कर दिया।
तो आपको ये छोटी छोटी बातों से समृद्धता संपन्नता आएगी, तो आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी। आप आपके टाउन को, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल टाउन अगर बनाएंगे और लोकतंत्र का जो मकसद है, जो स्पिरिट है, उसमें आपको कल्याणकारी राज्य बनाने का, आपने देखो आप शपथ लेते हो, गवर्नर साहब जब देते तो क्या शपथ है वो, मैं कह रहा हूँ यही शपथ है कि मैं अपनी जनता के लिए क्या क्या करूँगा, यही बताया गया। तो अगर आप ये करेंगे तो लोकतंत्र यशस्वी होगा और इससे आपकी तो आपका पॉलिटिक्स भी मजबूत होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी मजबूत होगी, लोग भी खुश होंगे और एक प्रकार से उनके लाइफ में बदलाव आएगा। तो इसलिए मेरे आपसे यही कहना है कि लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट घटक कोई है, तो 4 स्तंभ मैंने बताए। उन 4 स्तंभों में से हमारे एमएलए, एमपीज और जो बात जोशी जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत का सदस्य, पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको भी अधिकार मिलने चाहिए और तभी ये संभव होने वाला है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कठिन कोई नहीं, देखो ये पैसे की तो कोई कमी नहीं है। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, 10,000 करोड़ के काम हुए, मैंने बाहर से पैसे खड़े किए। मैं आज बताता हूँ कि मैं कहने वाला एक मंत्री, मेरा बजट 1,16,000 करोड़ का है और मैं अभी 35 से 40 लाख करोड़ के रोड बना चुका हूँ और अभी मैं 50 लाख करोड़ के बना। हमारा 2 योजना, एक भारत माला और एक सागर माला। तो मैं जब शिपिंग और पोर्ट्स और गंगा का मंत्री था तो ये सागर माला था। तो सागर माला में मेरा बजट कितना था? 800 करोड़ का। और सागर माला कार्यक्रम कितना रुपए का था? 16 लाख करोड़ का। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं था तभी 6 लाख करोड़ के काम पूरे हो गए, 6 लाख करोड़ के। और मैं उनमें से नहीं हूं जो एक एक बात बोलता हूं वो पत्रकारों को बोलता हूं नोट कर लो, झूठ नहीं बोलता और झूठा आश्वासन मैं देता ही नहीं। मुझे एक आधा काम नहीं करना तो मुंह पे बोलता हूं ये होता नहीं, मेरे पास आओ मत। मेरे पास 800 रुपए करोड़ का बजट और काम अभी 6 लाख करोड़ के हो गए, 16 लाख करोड़ की सागर माला में। अभी भारत माला पहला फेज था 25 लाख करोड़ का, उसमें से 15 लाख करोड़ के काम हो गए। अब दूसरी फेज में 40 लाख करोड़ की दूसरी फेज तो कैबिनेट को भेज रहा हूं। आप बोलते आप पैसे कहां से आते? तो मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं। एक बार मैं मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था तो पुणे में गया, तब धीरूभाई अंबानी थे उस समय। तो मैंने उनका टेंडर 3600 करोड़ का, यानी आज का 40-50 करोड़ रिजेक्ट किया था लोएस्ट होने के बाद। वो नाराज हुए थे मेरे ऊपर। और तो मैंने कहा कि एक संस्था बनाई मैंने MSRDC करके, और मैंने बोला मैं पैसा खड़ा, तो लोग हंस रहे थे मुझे। तो मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप ये रोड बनाओगे? बोला हाँ। बोले कितने दिन में? 2 साल में। बोले पैसे कितने हैं? बोला 5 करोड़। रोड के लिए कितने लगेंगे? मैंने बोला 1800 करोड़। बोले अभी 3600 करोड़ का टेंडर लोएस्ट आपने रिजेक्ट किया और आप 1800 करोड़ में रोड बनाओगे? बोला हाँ। बोले आप क्या समझते हो कि आप नेता आए कुछ भी बोले और कुछ भी कहे और हमने लिखना चाहिए, ऐसा आपकी अपेक्षा है क्या? बोला नहीं। फिर तुम्हारे पास क्या है? पैसा भी नहीं है और ये तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे कि तुम 2 साल में बनाओगे। मैंने कहा मेरे पास एक ही है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। लोगों को अगर टरकाना है, किसी का काम नहीं करना है तो कमिटी अपॉइंट कर दो। कमेटी अपॉइंट की कि सालों साल रिपोर्ट ही नहीं आता और मंत्री खुश होता है, फिर से आता नहीं कोई, ये काम करो, एक कमेटी का रिपोर्ट आने दो, कभी आता नहीं रिपोर्ट। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। आपके पास कोई पैसे, मैं अभी लाखों करोड़ में बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ इनको बोलो कौन से रोड बनाना है, कितने रुपए के बताओ, दो मैं कर देता हूँ। कोई MP आपका राजस्थान का ऐसा नहीं होगा, कोई MLA नहीं होगा, कोई भी पार्टी का, कि मेरे पास आया और बोला। और मैंने कहा हाँ एक बात जरूर है कि मेरा मैंडेट है कौन से रोड में NH के बना सकता हूँ, उसका ट्रैफिक डेंसिटी कितनी है, तो वो कुछ मेरी मर्यादा है। उसमें बैठने वाला कोई भी काम हो मैं 1 मिनट में कर देता हूँ। मैं नहीं कहता, मैं तो अभी देश का काम है, देश का पैसा है, जनता का पैसा, आपका अधिकार है, कोई कट नहीं। अभी मैं एक टनल बना रहा हूँ कारगिल के नीचे और वो टनल की कीमत थी 11,000 करोड़। मैं इंजीनियर नहीं हूँ और चार्टर अकाउंटेंट भी नहीं हूँ। तो हमारे अधिकारियों ने 4 बार टेंडर निकाला, 11,000 करोड़। मुझे लगा ऐसा क्यों होता है, मैं एक पीछे पड़ा। फिर हमने ओबेरा होटल में पूरे वर्ल्ड के एक्सपर्ट को बुलाया, पूरा टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बैठ के बदले
और टेंडर निकाला, आपको ताज्जुब होगा, एक ही प्रोजेक्ट पे हमने 5,000 करोड़ बचाए। मुझे ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अभी तक लाखों करोड़ों के काम तो राजस्थान में कर चुका हूँ। आपके मतदार से वो कॉन्ट्रैक्टर को पूछना कभी कि कभी मंत्री के पास जाने का मौका आया क्या, मैं जानते नहीं उससे, कभी नहीं आया मैं। पर एक बात बताई मैंने उनको, काम खराब करोगे तो ठोके दूंगा आपको, कंप्लेंट है तो याद रखना, दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री। और मैं आपको यही विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। और आपकी विजन परफेक्ट है, प्लान निश्चित है, तो काम कैसे किया जाता है उसकी अनेक प्रकार के उपाय हैं। और लोकतंत्र को समृद्ध संपन्न उसी समय करेंगे जब हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा, सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनेगा। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है, और हम लोग लोकतंत्र के कैटलिस्ट हैं। हम आने वाले समय में लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके अपनी चाल चलन, व्यवहार और चरित्र से और विकास की दृष्टि, उचित दृष्टि सामने रखकर अगर हम उस जनता के लिए उत्तरदायी के रूप में काम करते हैं तो वी कैन चेंज द सिनेरियो। आप बदल सकते हैं, आप देश को बदल सकते हैं, आप राज्य को बदल सकते हैं, और लोकतंत्र में ये ताकत है। इसलिए फाइनेंशियल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। मैंने अपने पास एक ऐसा बोर्ड लग के रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, मतलब फाइल पे लिखना क्या है, मेरे पास ले आओ, मैं बोलूँगा वैसा राज्य चलेगा, डिपार्टमेंट चलेगा, तुम्हारे से नहीं चलेगा। तुम एक महीने अपना तनख्वाह लो, क्या लिखना लिखो फाइल पर, मैं बोलूँगा वैसा होगा। मुझे लगता है कि आप लोग देश के भाग्य विधाता, आप देश को बदल सकते हैं, राज्य को बदल सकते हैं, और लोकतंत्र में जो आस्था है, जो ताकत है, वो आपको पूरा अधिकार दिया है। और इस लोकतंत्र के माध्यम से, इस शासन प्रणाली पर, संसदीय लोकतंत्र पर जो हमारा आत्मा है देश का, उसके ऊपर विश्वास रखकर और विकास की राजनीति जात पंथ धर्म भाषा के ऊपर लोकतंत्र की कटिबद्धता के साथ अगर आप काम करोगे तो मेरा विश्वास है कि जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा जिला भी आगे जाएगा, राज्य भी आगे जाएगा, और एक दिन हम दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। एक आखिरी की बात मैं आपको कहूँगा कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी का आधार लो। और दूसरी बात मैं कहता हूँ अक्सर, जो मेरा प्रिय विषय, कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। आपके जयपुर जैसे हमारा शहर है, हमने टॉयलेट का पानी जो निकला, सीवेज वाटर, वो बेच दिया है। 300 करोड़ रुपए में साल के कमाते हैं हम, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचकर। नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप and the technology that you can convert waste into wealth. The knowledge into wealth and waste into wealth is depending upon the vision of the leadership. आप ये कर सकते हैं, you can make miracles, और आपकी appropriate vision भविष्य को बदल सकती है। संसदीय लोकतंत्र उससे यशस्वी होगा, जनता की अपेक्षाएं पूरी होगी, और राष्ट्र समृद्ध और संपन्न बनेगा। और इस काम में आप सबको भगवान बहुत बहुत ताकत और शक्ति दे, और आपके हाथ से अच्छा काम हो, इसलिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।